ट्राइबल फेस्टिवल जो सालों से एक गांव में मनाया जाता था, अचानक से पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। हाँ, और लोग न्यूयॉर्क और लंदन से उसे देखने आ रहे हैं। ये कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी, टूरिज्म या कुछ और? वेलकम दोस्तों, आज हम ऐसी ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस की गहराई में उतरेंगे। एब्सोल्युटली, हम मिथ और रियलिटी दोनों को एक्सप्लोर करेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और अगर आखिर में कुछ नया सीखने को मिले तो एक कमेंट जरूर छोड़ना। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो आज की हमारी चर्चा का मैप तैयार है। हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन में लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशंस का खेल। फिर इंडियन विलेज एक सोशल सिस्टम के रूप में। उसके बाद गांव के ट्रेडिशनल सेटलमेंट पैटर्न्स। फिर हम देखेंगे कि विलेज स्टडीज ने इंडियन सोशल सिस्टम को समझने में कैसे हेल्प की। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन का गांव की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का असर रूरल पुअर पे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन फार्मर्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पर रिएक्ट करने में स्लो है या नहीं। फिर पिछले 2 डेकेड्स में ग्लोबलाइजेशन ने एग्रेरियन रिलेशंस को कैसे बदला है। और आखिर में हम इंडिजीनियस नॉलेज और पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल जैसे 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। रेडियो, लेट्स बिगिन। ओके, तो हमारा पहला सवाल है, एग्जामिन नेचर ऑफ इंटरप्ले ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 15M 2016। ब्रॉड माइक्रो थीम है द शिफ्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन लोकल फोक कल्चर लिटिल ट्रेडिशन एंड एलीट क्लासिकल कल्चर ग्रेट ट्रेडिशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल फोर्सेस। ओके, तो लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशंस, सिंपल शब्दों में इसका मतलब क्या है? देखो, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था कि लिटिल ट्रेडिशन वो है जो गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, जैसे लोक कहानियां, लोकल देवी देवता। अच्छा, जो ओरल होता है मोस्टली। हाँ, एग्जैक्टली। और ग्रेट ट्रेडिशन वो है जो बड़े लेवल पर ग्रंथों में लिखी है, जैसे रामायण, महाभारत या क्लासिकल म्यूजिक। सो जो एक है लोकल हीरो, दूसरा है नेशनल हीरो। बिल्कुल। एक कॉन्क्रीट एग्जांपल लेते हैं, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल। हम्म। ये पहले एक लोकल ट्राइबल इवेंट था, राइट। अब ये एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है। ये लिटिल ट्रेडिशन का ग्लोबल स्टेज पर आना है। कूल ना? बहुत कूल। तो चलो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर इसका आंसर लिखना हो तो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? शुरुआत में आपको रॉबर्ट रेडफील्ड का कॉन्सेप्ट जरूर बताना है। ओके। फिर ये मेंशन करना है कि ग्लोबलाइजेशन ने इस इंटरेक्शन को यूनिवर्सलाइजेशन और परोकियलाइजेशन से आगे हाइब्रिडाइजेशन और कमोडिफिकेशन तक पहुंचा दिया है। यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन में रेडफील्ड और मैकमेरियट का नाम लेना क्यों जरूरी है? अच्छा सवाल है। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको इस टॉपिक के फाउंडेशनल थिंकर्स के बारे में पता है, जो आपके आंसर को एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बेस देता है। गॉट इट। अब आते हैं बॉडी पर। इस इंटरप्ले के अलग-अलग डायमेंशंस क्या हैं? सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिटिल ट्रेडिशंस। योगेंद्र सिंह ने कहा कि डिजिटल मीडिया से छोटी-छोटी ट्रेडिशंस को भी आवाज मिली है। जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल का एग्जांपल हमने लिया। तो ये तो पॉजिटिव हुआ, एक तरह से प्रिजर्वेशन एंड डिजिटल रिवाइवल। हाँ, पर इसका एक साइड इफेक्ट भी है, कमोडिफिकेशन फॉर टूरिज्म। कमोडिफिकेशन, इसका आसान मतलब क्या है और इसका एक नेगेटिव एग्जांपल क्या हो सकता है? कमोडिफिकेशन का मतलब है किसी चीज को खरीदने बेचने वाली वस्तु बना देना। ओके। इसका नेगेटिव एग्जांपल है ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल डांस। अब वो टूरिस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, उनका असली रिचुअल सिग्निफिकेंस कहीं खो जाता है। राइट। और तीसरा पॉइंट, तीसरा है इरोजन बाय ग्लोबल कल्चर। ग्लोबल कल्चर जैसे न्यू ईयर्स ईव अब ट्रेडिशनल खेती के फेस्टिवल्स को रिप्लेस कर रहा है। सही बात है। तो ये तो हुई लिटिल ट्रेडिशंस की बात। ग्रेट ट्रेडिशंस का क्या? वो कैसे ग्लोबलाइज हो रही हैं? एमएन श्रीनिवास ने बताया कि ग्रेट ट्रेडिशंस जैसे योगा और आयुर्वेदा ग्लोबल वेलनेस फिनोमेना बन गए हैं। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, पर इस चक्कर में उनकी फिलॉसफिकल डेप्थ कम हो जाती है। तो यहाँ मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, योगा का ग्लोबल होना अच्छा है या बुरा? दोनों साइड्स क्या है? देखो, अच्छा इसलिए क्योंकि इंडियन कल्चर प्रमोट हो रही है। राइट। बुरा इसलिए क्योंकि ये अक्सर सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज बनकर रह जाता है, इसकी स्पिरिचुअल साइड इग्नोर हो जाती है, डिल्यूजन हो जाता है। समझ गए। तो इस इंटरप्ले में चैलेंजेस क्या हैं? एक बड़ा चैलेंज है होमोजेनाइजेशन। एंड्रे बीटल ने चेतावनी दी कि डोमिनेंट ग्लोबल कल्चर लोकल आइडेंटिटीज को खत्म कर सकता है, सब कुछ एक जैसा लगने लगेगा। मैकडॉनलाइजेशन जैसा कुछ। काइंड ऑफ। और दूसरा चैलेंज है इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। ग्लोबल मार्केट में राजस्थान के ट्रेडिशनल आर्टिसंस को बहुत कम पैसा मिलता है, जबकि इंटरमीडियरीज मोटा मुनाफा कमाते हैं। तो इस आंसर के लिए एक सिंपल फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो? बहुत आसान है। एक तरफ इनपुट्स, डिजिटल मीडिया, ग्लोबल मार्केट लिखो। ओके। फिर 2 एरोज निकालो, एक लिटिल ट्रेडिशंस कमोडिफाइड रिवाइव की तरफ और दूसरा ग्रेट ट्रेडिशंस यूनिवर्सलाइज्ड डाइल्यूटेड की तरफ। फाइनल आउटकम होगा हाइब्रिड कल्चर प्लस मार्जिनलाइजेशन। परफेक्ट। और कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए? आखिर में आपको लिखना है कि ग्लोबलाइजेशन ने इस इंटरप्ले को तेज कर दिया है, जिसमें अक्सर ग्रेट ट्रेडिशन या ऐसी लिटिल ट्रेडिशन जिसे बेचा जा सके वो आगे बढ़ जाती है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है। एग्जैक्टली। और यहाँ एक और क्रॉस क्वेश्चन बनता है, कंक्लूजन में योगेंद्र सिंह को कोट करना क्यों इंपैक्टफुल है? क्योंकि वो एक बैलेंस्ड अप्रोच की बात करते हैं जो एक फॉरवर्ड लुकिंग और सोल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन देता है। स्पॉट ऑन। चलो अब पॉज करके इस कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। ओके। ग्लोबलाइजेशन लिटिल ट्रेडिशंस को कमोडिफाई करती है और ग्रेट ट्रेडिशंस को हाइब्रिडाइज करती है। रिहर्स दिस लाइन। ग्रेट। तो इसका मिनी रिकैप, इन शॉर्ट ग्लोबलाइजेशन ट्रेडिशंस को मिक्स कर रहा है जिससे कुछ नया बन रहा है पर बहुत कुछ ओरिजिनल खो भी रहा है। बिल्कुल। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सप्लेन इंडियन विलेज एज अ सोशल सिस्टम विद एग्जांपल। 20M 2016
इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है द इंडियन विलेज एज एन इंटीग्रेटेड वेब ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिचुअल इंटरैक्शंस। ओके, सोशल सिस्टम, ये सुनने में थोड़ा हैवी लगता है। इसका मतलब क्या है? एक सोशल सिस्टम का मतलब है लोगों का एक ग्रुप जो आपस में जुड़े हुए हैं, उनके शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस हैं। एससी डुबे ने गांव को माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन सोसाइटी कहा। मतलब पूरे भारत की छोटी सी झलक गांव में दिखती है। इसका कोई सिंपल सा एग्जांपल? सोचो, एक क्रिकेट टीम, सब प्लेयर्स का रोल अलग है पर सब एक ही गोल के लिए खेलते हैं। राइट। वैसे ही गांव में अलग अलग कास्ट, फैमिलीज और ग्रुप्स एक साथ एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, भले ही उनमें इनइक्वालिटी हो। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए? उससे कनेक्ट करके बताओ कि आप गांव के अलग अलग इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन करोगे। एक क्रॉस क्वेश्चन यहाँ। एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए टैलकॉट पार्सन्स और एससी दुबे दोनों को मेंशन करना क्यों अच्छा है? क्योंकि पार्सन से आप थियोरेटिकल डेफिनेशन देते हो और दुबे से उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हो। ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। बहुत बढ़िया। तो अब बॉडी पर आते हैं। विलेज सिस्टम के पिलर्स क्या हैं? पहला पिलर है सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। एमएन श्रीनिवास ने कहा कि कास्ट सिस्टम गांव का सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है। इसमें डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट भी आता है। डोमिनेंट कास्ट का एग्जांपल? जैसे कर्नाटका में लिंगायत्स का डोमिनेंट कास्ट होना, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर रखते हैं, अहम रोल प्ले करते हैं। गॉट इट। दूसरा पिलर? इकोनॉमिक एक्सचेंज। यहाँ जजमानी सिस्टम का जिक्र करना जरूरी है, जहाँ सर्विस कास्ट जैसे लोहार, कुम्हार लैंड ओनर्स को अपनी सर्विसेज देते हैं बदले में अनाज के। ओके। और तीसरा? किनशिप एंड फैमिली नेटवर्क्स। इरावती कार्वे ने बताया कि जॉइंट फैमिली गांव को जोड़ती है। इसका एक केस स्टडी राजस्थान में राजपूत जॉइंट फैमिलीज का एग्जांपल है, जहां जमीन का फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट पिलर? कल्चरल एंड रिलीजियस होमोजेनिटी। रॉबर्ट रेडफील्ड के लिटिल ट्रेडिशंस का कॉन्सेप्ट यहाँ भी फिट होता है। जैसे तमिलनाडु में ग्राम देवता, विलेज डेटी की पूजा, जो एक यूनिक लोकल आइडेंटिटी बनाती है। डुमो और पॉकॉक ने भी फेस्टिवल्स के बारे में कुछ कहा था, है ना? हाँ, उन्होंने बताया कि होली जैसे फेस्टिवल्स सोशल बॉन्डिंग का काम करते हैं। होली का एग्जाम्पल सोशल कोहेजन को एक्सप्लेन करने के लिए इतना अच्छा क्यों है? ये मेरा तीसरा क्रॉस क्वेश्चन। क्योंकि होली के दिन कुछ समय के लिए कास्ट हायरार्कीज टेम्परेरीली सस्पेंड हो जाती हैं और सब लोग मिलकर फेस्टिवल मनाते हैं। सही है। पांचवा पिलर? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एससी डुबे ने पंचायत के डुअल रोल के बारे में बताया, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। और आखिरी पिलर? रूरल अर्बन कंटिन्यूम। आंद्रे बेटाई ने आर्ग्यू किया कि गांव आइसोलेटेड नहीं है। बिहार से दिल्ली लेबरर्स का सीजनल माइग्रेशन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। परफेक्ट। अब चौथा क्रॉस क्वेश्चन, इस आंसर में डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है? सेंटर में विलेज कम्युनिटी लिखो, उससे कनेक्टेड एरोस बनाओ जो कास्ट किनशिप, जजमानी एग्रीकल्चर, पंचायत और रिचुअल्स डेटीज की तरफ पॉइंट करें। रिजल्ट होगा फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस। ब्रिलियंट। और आखिरी सवाल, कंक्लूजन में सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम का आइडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? ये दिखाता है कि विलेज सिस्टम में इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं जो उसे स्टेबल रखते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे ग्लोबलाइजेशन उसे चैलेंज भी कर रहे हैं। तो कंक्लूड ऐसे करें कि गांव एक फंक्शनली इंटीग्रेटेड सोशल सिस्टम है जिसके सभी पार्ट्स एक दूसरे पर निर्भर हैं। हाँ, और ये भी ऐड करना कि ये सिस्टम अब बंद नहीं है, बल्कि शहरों और ग्लोबल फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। चलो लेट्स प्रैक्टिस। पॉज करो और बोलो, द इंडियन विलेज इज अ माइक्रोकॉस्म, a social system with interdependent parts like caste, jajmani and panchayat. Go on, try it. गुड वन। तो मिनी रिकैप, गांव सिर्फ घरों का ग्रुप नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहां सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ आपस में गुथी हुई है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडियन विलेजेस 20M 2016। ब्रॉड माइक्रोथीम ये है, the spatial organization of Indian villages as a reflection of ecological, cultural and historical factors. ओके, सेटलमेंट पैटर्न का सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गांव में घर किस तरह से बसे हुए हैं, पास-पास, दूर-दूर या किसी लाइन में। ये पैटर्न वहां के एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और सोशल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल से समझाइए। सोचो, एक ऐसी जगह जहां पानी की कमी हो, सब लोग पानी के स्रोत जैसे तालाब के आसपास ही घर बनाएंगे। ये एक न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बन जाएगा। सिंपल। तो इसके इंट्रोडक्शन को कैसे अप्रोच करें? एमएन श्रीनिवास की बुक द रिमेंबर्ड विलेज से शुरू करो। उन्होंने बताया कि सेटलमेंट सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर्स नहीं, बल्कि सोशल हायरार्कीज को प्रिजर्व करने वाली यूनिट्स हैं। इससे आंसर को एक सोशियोलॉजिकल टच मिलेगा। एग्जैक्टली। और यहाँ मेरा पहला क्रॉस क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन में एमएन श्रीनिवास का रेफरेंस देना आंसर को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है? क्योंकि ये दिखाता है कि आप सेटलमेंट को सिर्फ ज्योग्राफी की नजर से नहीं, बल्कि एक सोशियोलॉजिस्ट की नजर से देख रहे हैं जो सोशल लाइफ और स्पेस के कनेक्शन को समझता है। परफेक्ट। अब बॉडी में डिफरेंट पैटर्न्स बात करते हैं। पहला है न्यूक्लिएटेड या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स? घर एक जगह इकट्ठे होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे फर्टाइल प्लेन्स में मिलते हैं। रीजंस, फर्टाइल लैंड, सिक्योरिटी कंसर्न्स और कास्ट बेस्ड क्लस्टरिंग। ओके, नेक्स्ट पैटर्न। लीनियर सेटलमेंट्स। घर एक लाइन में होते हैं, जैसे किसी सड़क, नदी या रेलवे लाइन के किनारे। केरला के बैकवाटर्स या हिमालयन फुटहिल्स में आम है। अच्छा, यहाँ एक सवाल, लिनियर सेटलमेंट्स में सोशल कोहेजन कम क्यों हो सकता है? क्योंकि घर दूर तक फैले होते हैं, जिससे लोगों का रोजमर्रा का इंटरैक्शन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स के मुकाबले कम हो जाता है। मेक सेंस। तीसरा टाइप? डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। घर दूर दूर खेत या जंगल से अलग अलग होते हैं, मेघालय, छत्तीसगढ़ जैसे हिली या ट्राइबल एरियाज में। इसका रीजन टेरेन और लाइवलीहुड होगा, राइट? जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड पैटर्न्स भी हैं, जैसे सर्कुलर रेडियल, जहां घर एक सेंट्रल स्पेस या तालाब के चारों तरफ होते हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र में मिलते हैं। डिफेंस और वाटर कंजर्वेशन के लिए, आई गेस। राइट। एक और है ग्रिड पैटर्न।
ये प्लान लेआउट है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन दिखाता है। तो तीसरा क्रॉस क्वेश्चन, सर्कुलर और ग्रिड पैटर्न में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर्कुलर पैटर्न ऑर्गेनिक है, जो जरूरत पानी सुरक्षा के हिसाब से बना। ग्रिड पैटर्न एक प्री प्लान्ड टॉप डाउन डिजाइन है। गॉट इट। और कोई पैटर्न? एक मिक्स सेटलमेंट भी होता है, न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स्ड का कॉम्बिनेशन। मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे ट्रांजिशन जोन्स में मिलता है। अब चौथा क्रॉस क्वेश्चन, एक सिंपल डायग्राम से इन सब पैटर्न्स को कैसे शो कर सकते हैं? सिंपल स्केचेस बनाओ। न्यूक्लिएटेड के लिए एक क्लस्टर ऑफ डॉट्स, लीनियर के लिए एक लाइन ऑफ डॉट्स, डिस्पर्स्ड के लिए स्कैटर्ड डॉट्स और सर्कुलर के लिए एक सर्कल ऑफ डॉट्स। लेबल देम क्लियरली। ग्रेट टिप। और कंक्लूजन में क्या लिखें? पांचवा क्रॉस क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन अडेप्टेशन फ्रेज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेटलमेंट का फिजिकल शेप, मॉर्फोलॉजी, इंसानों ने अपने एनवायरनमेंट और जरूरतों के हिसाब से कैसे अडेप्ट किया है, उसका एक रिजल्ट है। तो कंक्लूड ऐसे करें कि सेटलमेंट पैटर्न्स ह्यूमन अडेप्टेशन को दिखाते हैं और आज के समय में अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्रेडिशनल पैटर्न्स को बदल रहे हैं। बिल्कुल। ओके, योर टर्न टू प्रैक्टिस। पॉज एंड से दिस। Indian villages have diverse settlement patterns like nucleated, linear and dispersed, determined by ecology and security. Practice it. वेरी गुड। तो मिनी रिकैप ये है, गांव के घरों का लेआउट रैंडम नहीं होता। ये उस जगह की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोसाइटी की कहानी बताता है। सही है। क्वेश्चन है, हाउ हैज द विलेज स्टडीज कंट्रीब्यूटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम 2015? इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है द शिफ्ट फ्रॉम अ टेक्सचुअल ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ इंडिया टू एन एम्पेरिकल फील्ड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स सोशल रियलिटीज। विलेज स्टडीज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक्चुअल में गांव जाकर वहां रहकर सोसाइटी को स्टडी करना, किताबों से पढ़ने के बजाय। फील्ड व्यू वर्सेस बुक व्यू, राइट? एग्जैक्टली। इसकी शुरुआत 1950s में हुई। इसने हमें दिखाया कि इंडियन सोसाइटी जैसी ग्रंथों में लिखी है, जमीन पर वैसी नहीं है। तो इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? इसने बुक व्यू को चैलेंज किया, जो कहता था कि कास्ट सिस्टम रिजिड और वर्ना मॉडल पर बेस्ड है। और फील्ड व्यू ने क्या दिखाया? फील्ड व्यू ने दिखाया कि असलियत में जाति वर्ना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एमएन श्रीनिवास का डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट सामने आया। इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे लिखें? इंट्रोडक्शन में बुक व्यू वर्सेस फील्ड व्यू का कॉन्ट्रास्ट दिखाओ। मेंशन करो कि कैसे सोशियोलॉजिस्ट लाइक एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे और आंद्रे बटील ने इस शिफ्ट को लीड किया। यहाँ मेरा पहला क्रॉस क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन में इन सोशियोलॉजिस्ट का नाम लेना क्यों जरूरी है? इससे आपके आंसर में अथॉरिटी आती है। ये दिखाता है कि आपको पता है कि इस फील्ड के पायनियर्स कौन है। राइट। अब आते हैं बॉडी पर। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे विलेज स्टडीज के? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, अनवेलिंग द गैप बिटवीन आइडियल वर्ना एंड रियलिटी, जाति, जैसा हमने डिस्कस किया। ओके। दूसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। इसने बताया कि गांव में रियल पावर लैंड, नंबर्स और पॉलिटिकल कनेक्शन से आती है, ना कि सिर्फ रिचुअल स्टेटस से। अच्छा, यहाँ एक सवाल, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट इंडियन पॉलिटिक्स को समझने में कैसे हेल्प करता है? बहुत हेल्प करता है। ये एक्सप्लेन करता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स में कुछ कास्ट्स इतनी पावरफुल क्यों हैं। उनका डोमिनेंस सिर्फ सोशल नहीं, पॉलिटिकल भी है। गॉट इट। तीसरा कॉन्ट्रीब्यूशन, अंडरस्टैंडिंग रूरल इकोनॉमी। विलियम वाइजर की जजमानी सिस्टम पर स्टडी ने दिखाया कि गांव की इकोनॉमी सिर्फ पैसों पर नहीं, बल्कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज पर चलती थी। राइट। चौथा कंट्रीब्यूशन था प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज को हाईलाइट करना। एमएन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए। संस्कृताइजेशन का आसान मतलब क्या है? मेरा तीसरा क्रॉस क्वेश्चन। इसका मतलब है जब लोअर कास्ट्स डोमिनेंट या अपर कास्ट्स के रिचुअल्स और लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके सोशल लैडर में ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ओके। और पांचवा कॉन्ट्रीब्यूशन, फैक्शनलिज्म इन विलेजेस। ऑस्कर लुइस ने दिखाया कि गांव आइडियलिक हार्मोनियस जगह नहीं है, वहां भी पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल्स और फैक्शंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए एक अच्छा डायग्राम क्या हो सकता है? एक सिंपल टी चार्ट बनाओ। एक तरफ बुक व्यू लिखो, वरना आइडियल हार्मनी। दूसरी तरफ फील्ड व्यू, जाति, डोमिनेंट कास्ट, फैक्शनलिज्म। ये कंट्रास्ट को विजुअली दिखाएगा। ग्रेट आइडिया। और आखिरी सवाल, कंक्लूजन में मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन का क्या पॉइंट है? ये सबसे अहम है। विलेज स्टडीज ने इंडियन सोशियोलॉजी को पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जैसा एक पावरफुल रिसर्च टूल दिया। इसने इंडियन सोसाइटी को इंडियंस की नजर से समझने का रास्ता खोला। तो कंक्लूड करें कि विलेज स्टडीज ने इंडियन सोशल सिस्टम की एक ज्यादा न्यूआंस्ड, डायनामिक और रियलिस्टिक पिक्चर पेश की। एकदम सही। Time for a practice cue. Pause and try saying this. Village studies shifted the focus from a book view to a field view, giving us concepts like dominant caste and Sanskritization. प्रैक्टिस इट। और मिनी recap. In short, village studies ने हमें इंडिया की असली तस्वीर दिखाई, किताबों वाली नहीं, जमीन वाली। एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question is analyze the impact of globalization on the village economy in India. 20M 2013. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है द डुअल एज स्वॉर्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, creating new opportunities while simultaneously increasing vulnerability and inequality in rural India. Okay, globalization और village economy. सबसे पहले इसका आसान मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब एक इंडियन गांव सिर्फ अपने लोकल मार्केट से नहीं, पूरी दुनिया के मार्केट से जुड़ गया है। एक एग्जाम्पल? विदर्भा का कॉटन फार्मर, Okay, उसके कॉटन का दाम अब न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज में डिसाइड होता है। that's interesting. या पंजाब का फार्मर जो पेप्सिको के लिए आलू उगाता है। Got it. तो इसके आंसर के इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए? इंट्रोडक्शन में मेंशन करो कि ग्लोबलाइजेशन ने गांव को आइसोलेटेड से इंटीग्रेटेड इकोनॉमी बना दिया है। दीपंकर गुप्ता के कोट का यूज कर सकते हो कि द विलेज इज नो लॉन्गर द प्रिजन ऑफ द पास्ट। ओह, पावरफुल लाइन है। यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन, इस टॉपिक को डबल एज्ड स्वॉर्ड या पैराडॉक्सिकल इम्पैक्ट की तरह फ्रेम करना क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव नहीं है, इसके दोनों पहलू हैं। एक बैलेंस्ड आंसर हमेशा ज्यादा मार्क्स दिलाता है। सही है। तो बॉडी में पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डिस्कस करते हैं। ओके, पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड्स। अब गांव के लोग सिर्फ खेती पर डिपेंड नहीं करते, रूरल बीपीओज, टूरिज्म या शहरों में काम। राइट। दूसरा है एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। फार्मर्स को एक अश्योर्ड मार्केट मिलता है। जैसे लेज के लिए आलू उगाना। हाँ। तीसरा है राइज ऑफ अ रूरल मिडिल क्लास। जो लोग इन नए अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाए, उनकी इनकम बढ़ी है। ओके, अब आते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स पर। सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है एग्रेरियन क्राइसिस। ग्लोबल मार्केट से जुड़ने का मतलब है ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस का रिस्क। इससे फार्मर इंडेटेडनेस बढ़ी है। ये एक बहुत सीरियस इशू है। क्रॉस क्वेश्चन, एग्रेरियन क्राइसिस के लिए सिर्फ ग्लोबलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है या और भी फैक्टर्स हैं? ग्लोबलाइजेशन एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन अकेले नहीं। स्टेट सपोर्ट का कम होना, क्लाइमेट चेंज, बढ़ती इनपुट कॉस्ट्स, ये सब भी अहम है। राइट। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट, डिप्रेजेंटाइजेशन और फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जब मेल मेंबर्स काम के लिए माइग्रेट करते हैं तो खेती की पूरी जिम्मेदारी औरतों पर आ जाती है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेस और डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। और तीसरा, इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी। जिनके पास पहले से लैंड, एजुकेशन या कैपिटल था, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाया, पर लैंडलेस लेबरर्स और स्मॉल फार्मर्स पीछे रह गए। राइट। एक और सवाल है, इस आंसर को स्ट्रक्चर करने का बेस्ट तरीका क्या है, थीमेटिक या फॉरेन अगेंस्ट? थीमेटिक बेहतर है। आप थीम्स ले सकते हैं जैसे इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑन लेबर, इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन पैटर्न्स, इम्पैक्ट ऑन इनइक्वालिटी। ग्रेट। इसके लिए केस स्टडी या डेटा यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट। आप पी साइनाथ की रिपोर्ट्स ऑन एग्रेरियन डिस्ट्रेस या नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस का डेटा ऑन रूरल कंजम्पशन कोट कर सकते हैं। ये आपके पॉइंट्स को एविडेंस देता है। तो कंक्लूजन में क्या लिखें? कंक्लूजन में इस ड्यूअल नेचर को रीएम्फसाइज करो। कहो कि ग्लोबलाइजेशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जरूरत है ऐसी पॉलिसीज की जो इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स को कम करें और बेनिफिट्स को सब तक पहुंचाएं। जैसे सोशल सिक्योरिटी नेट्स या बेटर क्रेडिट फैसिलिटीज। बिल्कुल। Time to practice. Pause and say. Globalization has a dual impact on the village economy, leading to both diversification and distress. Rehearse this. गो फॉर इट। Mini recap. Globalization ने गांव को दुनिया से जोड़ा, जिससे कुछ के लिए नए दरवाजे खुले और कुछ के लिए नई मुसीबतें। एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो इससे काफी जुड़ा हुआ है। Critically examine the impact of green revolution on the rural poor. 20M, 2012. Broad micro theme: the paradox of the green revolution. Achieving national food security at the cost of deepening socio-economic inequalities at the village level. इनके ग्रीन रेवोल्यूशन हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि इसने इंडिया को फूड शॉर्टेज से बचाया, लेकिन यहाँ क्रिटिकली एग्जामिन करने को कहा गया है। हाँ, इसका मतलब है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव्स नहीं, नेगेटिव्स भी देखने हैं, खासकर रूरल पुअर के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसका बेसिक प्रेमिस क्या था? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन का पैकेज यूज करके फूड प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाना। और इसने काम किया। बिल्कुल, इंडिया फूड इंपोर्टर से फूड एक्सपोर्टर बन गया। ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव था। तो इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करें? इंट्रोडक्शन में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया की फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के रूप में प्रेजेंट करो, लेकिन साथ ही ये हिंट दो कि इस सक्सेस स्टोरी के पीछे एक सोशल कॉस्ट भी थी, जिसे आप क्रिटिकली एग्जामिन करोगे। इसमें किसी स्कॉलर का नाम ले सकते हैं? हाँ, आप फ्रेंजीन फ्रिंकल या वंदना शिवा का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने इसके सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स पर एक्सटेंसिवली लिखा है। यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन, इस आंसर में पैराडॉक्स वर्ड का यूज करना क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि ये एक ही सेंटेंस में ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्ट्राडिक्टरी आउटकम्स को कैप्चर करता है: मैक्रो लेवल सक्सेस, नेशनल फूड सिक्योरिटी, और माइक्रो लेवल फेलियर, रूरल इनइक्वालिटी। ग्रेट पॉइंट। अब आते हैं बॉडी पर। रूरल पुअर पर इसका असर क्या हुआ? पहला और सबसे बड़ा असर था इंक्रीजिंग क्लास डिस्पैरिटी। ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी कैपिटल इंटेंसिव थी, उसे सिर्फ बड़े फार्मर्स अफोर्ड कर सकते थे। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का क्या हुआ? उन्हें कर्ज लेना पड़ा। जब वो चुका नहीं पाए तो उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी। इससे एक नया क्लास पैदा हुआ, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स का। ओह, तो इसने प्रोलेटेरियनाइजेशन को बढ़ाया। सही शब्द। दूसरा इंपैक्ट था रीजनल डिस्पैरिटीज। इसका फायदा सिर्फ उन्हीं इलाकों को मिला जहां इरिगेशन अच्छा था: पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। और बाकी इंडिया? बाकी इंडिया, जो रेनफेड एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता था, वो पीछे ही रह गया। इसने रीजन्स के बीच इनइक्वालिटी बढ़ा दी। इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी तो था, है ना? बिल्कुल, ये तीसरा पॉइंट है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के ओवरयूज से सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ। इसका सबसे बुरा असर भी पुअर पर ही पड़ता है। क्रॉस क्वेश्चन, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट रूरल पुअर पर हुआ? हाँ, इनडायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट्स थे। फूड प्राइसेस स्टेबल हुए, जिससे सबको फायदा हुआ, और फार्म लेबर की डिमांड शुरू में बढ़ी थी, जिससे वेजेस भी बढ़े थे, लेकिन जल्द ही मैकेनाइजेशन ने उस डिमांड को कम कर दिया। मतलब शॉर्ट टर्म गेन था पर लॉन्ग टर्म लॉस। एग्जैक्टली। एक और सवाल, इस आंसर में डेटा कैसे यूज करें? आप लैंड होल्डिंग पैटर्न्स का डेटा दे सकते हैं कि कैसे स्मॉल फार्म्स कम हुए और लैंडलेसनेस बढ़ी, या फिर रीजनल क्रॉप प्रोडक्शन का डेटा देकर रीजनल डिस्पैरिटी दिखा सकते हैं। परफेक्ट। अब आखिरी क्रॉस क्वेश्चन, वंदना शिवा की क्रिटिक को इंक्लूड करना आंसर को कैसे एनरिच करता है? वंदना शिवा एक इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लाती हैं। वो ग्रीन रेवोल्यूशन को वायलेंस कहती हैं, वायलेंस अगेंस्ट नेचर और वायलेंस अगेंस्ट स्मॉल फार्मर्स। ये एक पावरफुल क्रिटिकल डायमेंशन ऐड करता है। तो कंक्लूजन में क्या लिखें? कंक्लूड करो कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक टेक्नोलॉजिकल सक्सेस था, पर सोशल फेलियर। इसने प्रोडक्शन तो बढ़ाया, पर डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी के सवालों को एड्रेस नहीं किया। इसलिए अब एवरग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है जो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव हो। Okay, let's practice this. Pause and try saying,
The Green Revolution was a paradox. It solved the problem of food scarcity but created the problem of rural inequality. What is it? Mini recap. In short, ग्रीन रेवोल्यूशन ने देश का पेट भरा लेकिन छोटे किसान की जेब खाली कर दी और जमीन छीन ली। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। Do you agree with the view that Indian farmers are slow to respond to economic opportunities? Substantiate your answer with suitable examples. 20M 2011. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है debunking the stereotype of the fatalistic Indian farmer by highlighting their rational economic behavior when provided with the right structural support. ये तो एक बहुत कॉमन स्टीरियोटाइप है कि इंडियन फार्मर किस्मत पर भरोसा करता है, रिस्क नहीं लेता। हाँ, और ये व्यू बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन में हमें इस व्यू को डिसएग्री करना है और एग्जांपल्स के साथ प्रूव करना है। तो इसका एक सिंपल सा एवरीडे एग्जांपल क्या हो सकता है? सोचो, आपके शहर के पास के गांव, जैसे ही शहर में फूलों की डिमांड बढ़ती है, वहां के किसान गेहूं छोड़कर फूलों की खेती शुरू कर देते हैं। ये रैपिड रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ही तो है। राइट। तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखें? इंट्रोडक्शन में इस स्टीरियोटाइप को एक्नॉलेज करो, उसे कल्चर ऑफ पॉवर्टी या फेटलिस्टिक आउटलुक जैसे टर्म से डिस्क्राइब करो। फिर अपना थीसिस स्टेटमेंट दो कि ये व्यू आउटडेटेड है और इंडियन फार्मर एक रैशनल इकोनॉमिक एक्टर है। रैशनल इकोनॉमिक एक्टर, ये की फ्रेज है ना? बिल्कुल। अब यहाँ पहला क्रॉस क्वेश्चन, इस आंसर में डिसएग्री करते हुए क्या हमें दूसरी साइड को भी थोड़ा मेंशन करना चाहिए? हाँ, एक अच्छा आंसर हमेशा बैलेंस्ड होता है। आप कह सकते हैं कि कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिनके वजह से वो स्लो लगते हैं, पर प्रॉब्लम उनके एटीट्यूड में नहीं, सिस्टम में है। सही है। तो बॉडी में हमें अपने आर्गुमेंट को सब्सटैंशिएट करना है। पहला एग्जांपल क्या होगा? सबसे बड़ा एग्जांपल खुद ग्रीन रेवोल्यूशन है। जब फार्मर्स को सही इंसेंटिव, HYV सीड्स, क्रेडिट, MSP मिला तो उन्होंने तेजी से नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। उन्होंने पंजाब को इंडिया का ब्रेड बास्केट बना दिया। राइट, ये उनके स्लो होने के आर्गुमेंट को डायरेक्ट चैलेंज करता है। बिल्कुल। दूसरा एग्जांपल है व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड। छोटे छोटे मिल्क फार्मर्स ने कोऑपरेटिव मॉडल अमूल को अपनाकर इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया। ये उनकी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट दिखाता है। अमूल इज अ फैंटास्टिक एग्जांपल। तीसरा अमूल, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर बूम। जैसे ही इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इन चीजों की डिमांड बढ़ी, महाराष्ट्र और कर्नाटका के फार्मर्स ने ट्रेडिशनल क्रॉप्स से शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन, अगर फार्मर्स इतने रिस्पॉन्सिव हैं तो वो अभी भी क्राइसिस में क्यों है? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि प्रॉब्लम फार्मर के एजेंसी में नहीं, स्ट्रक्चर में है। इसे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स जैसे लैक ऑफ क्रेडिट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कोल्ड स्टोरेज, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स और वॉलेटाइल मार्केट प्राइसेस। इनके होते हुए वो रिस्क कैसे लेंगे? सही बात है। तो प्रॉब्लम फार्मर में नहीं, सिस्टम में है। एग्जैक्टली। तीसरा क्रॉस क्वेश्चन, इस आंसर में TW शोल्ट्स की पुअर बट एफिशिएंट हाइपोथेसिस का जिक्र करना अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। शोल्ट्स ने आर्ग्यू किया था कि ट्रेडिशनल फार्मर्स पुअर हो सकते हैं, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करते हैं। ये आपके आर्ग्यूमेंट को एकेडमिक वेट देगा। ग्रेट। चौथा सवाल, हाउ कैन अ सिंपल फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट द मेन आर्ग्यूमेंट? आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। एक बॉक्स में लिखो स्टीरियोटाइप, फेटलिस्टिक फार्मर, उससे एक एरो निकालो जो क्रॉस हो। दूसरे बॉक्स में लिखो रियलिटी, रैशनल एक्टर, इससे 3 एरोज निकालो, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, हॉर्टिकल्चर। और नीचे एक बॉक्स में लिखो बैरियर, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। बहुत क्लियर। और आखिरी सवाल, कंक्लूजन में आगे का रास्ता क्या सुझाएं? कॉन्क्लूड करो कि इंडियन फार्मर्स स्लो नहीं बल्कि अंडरसर्व्ड हैं। पॉलिसी फोकस उनके एटीट्यूड को बदलने पर नहीं, बल्कि उनके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने पर होना चाहिए। Empower the farmer, don't blame the farmer. परफेक्ट समरी। Actors who respond to opportunities when structural constraints are removed. रिहर्स इट। Mini recap, इंडियन किसान आलसी नहीं, शातिर है। सिस्टम ठीक करो, वो देश की किस्मत बदल देगा। बिल्कुल। अब 8वें सवाल पर आते हैं। Discuss how globalization in the last 2 decades has affected the agrarian relations in India. 2018. Broad micro theme is the reconfiguration of traditional agrarian relationships like landlord-tenant towards more complex market-driven arrangements like contract farming. Okay, agrarian relations. इसका आसान मतलब क्या है? इसका मतलब है खेती से जुड़े लोगों के बीच के रिश्ते, लैंड ओनर और टेनेंट का रिश्ता, फार्मर और लेबरर का रिश्ता, फार्मर और मनी लेंडर का रिश्ता। तो ग्लोबलाइजेशन ने इन रिश्तों को कैसे बदला है? इसमें नए प्लेयर्स और नए रूल्स डाल दिए हैं। अब रिश्ता सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, इसमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी आ गई हैं। जैसे वही पेप्सिको और आलू के किसान का रिश्ता। ये एक नया अग्रेरियन रिलेशन है। इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखें? इंट्रोडक्शन में बताओ कि ट्रेडिशनल एग्रेरियन रिलेशंस लैंड बेस्ड और सेमी फ्यूडल थे। ग्लोबलाइजेशन ने उन्हें मार्केट बेस्ड और कॉन्ट्रैक्चुअल बना दिया है। जॉन ब्रेमन जैसे स्कॉलर्स का काम मेंशन कर सकते हो। यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन, अग्रेरियन रिलेशंस को समझने के लिए क्लास और कास्ट दोनों को देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इंडिया में ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। हिस्टोरिकली लैंड ओनर्स अपर कास्ट से थे और लेबर्स लोअर कास्ट से। ग्लोबलाइजेशन इस डायनामिक को बदल रहा है, पर पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया है। गॉट इट। तो बॉडी में आते हैं, क्या क्या बड़े बदलाव आए हैं? पहला, राइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसने ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन को कंपनी फार्मर रिलेशन से रिप्लेस किया है। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? प्रो ये है कि फार्मर को अशोर्ड मार्केट और टेक्नोलॉजी मिलती है। कौन ये है कि उसकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है और वो कंपनी पर डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है। दूसरा बदलाव? दूसरा है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मेल माइग्रेशन की वजह से औरतें खेती का काम कर रही हैं, पर इससे फेमिनाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है, फेमिनाइजेशन ऑफ पावर नहीं। ये एक अहम पॉइंट है। तीसरा? डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल पेट्रन क्लाइंट रिलेशंस, जैसे जजमानी सिस्टम। अब सब कुछ कैश में होता है।
इससे लेबरर्स को फ्रीडम मिलती है पर सोशल सिक्योरिटी भी चली जाती है। राइट, पहले लैंडलॉर्ड बुरे वक्त में मदद कर देता था। हाँ, वो इनफॉर्मल सिक्योरिटी नेट खत्म हो गया। चौथा बदलाव, राइज ऑफ अ न्यू रूरल एलीट। वो लोग जिनके पास कैपिटल, इंफॉर्मेशन और मार्केट कनेक्शंस हैं, वो नए एग्रीप्रेन्योर्स बन गए हैं। ये ट्रेडिशनल डोमिनेंट कास्ट से अलग हो सकते हैं। इस आंसर में हम केस स्टडीज कैसे यूज कर सकते हैं? ये मेरा तीसरा क्रॉस क्वेश्चन। आप पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का केस स्टडी दे सकते हैं, या विदर्भा में अग्रेरियन डिस्ट्रेस का, या फिर केरला में कुडुम्बाश्री जैसे वुमेन्स कलेक्टिव्स का, जो फेमिनाइजेशन का एक पॉजिटिव साइड दिखाता है। परफेक्ट। चौथा सवाल, डीपेजेंटाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे फिट होता है? डीपेजेंटाइजेशन का मतलब है किसानों का खेती छोड़कर वेज लेबरर बन जाना। ग्लोबलाइजेशन ने इस प्रोसेस को तेज कर दिया है क्योंकि स्मॉल फार्मिंग अब वायबल नहीं रही। राइट। और आखिरी सवाल, कंक्लूजन में फ्यूचर आउटलुक क्या दे सकते हैं? कंक्लूड करो कि एग्रेरियन रिलेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स, डायनामिक और अनइक्वल हो गए हैं। फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि स्टेट पॉलिसीज स्मॉल फार्मर्स और लेबरर्स को इस नए सिस्टम में प्रोटेक्ट कर पाती हैं या नहीं। Okay, time to practice this line. Pause and say. Globalization has transformed agrarian relations from being land-based to market-driven, introducing new actors like corporations. गिव इट अ ट्राई। Mini recap. Globalization ने खेती के रिश्तों को बदल दिया है। जमींदार की जगह कंपनी आ गई है और हल चलाने वालों में औरतें आगे आ गई हैं। सही पकड़े हैं। अब हम आखिरी दो कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। पहला है इंडिजिनस नॉलेज। क्वेश्चन हो सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिजिनस नॉलेज 10M। इसका ब्रॉड मैक्रो थीम है recognizing and valuing the traditional, community-held wisdom of local populations as a crucial resource for sustainable development. Indigenous knowledge, IK, इसका आसान मतलब क्या है? ये वो ज्ञान है जो एक कम्युनिटी ने सदियों के अनुभव से हासिल किया है, अपने एनवायरनमेंट, हेल्थ और रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। ये साइंटिफिक नॉलेज से कैसे अलग है? साइंटिफिक नॉलेज यूनिवर्सल और लैब बेस्ड होती है। आई के कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, होलिस्टिक और पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती है। एक एग्जांपल, अरुणाचल के अपतानी ट्राइब का वेट राइस और फिश फार्मिंग का सिस्टम, या फिर 2004 सुनामी में अंडमान के ट्राइब्स का बच जाना, क्योंकि उन्होंने जानवरों के बिहेवियर से खतरे को पहले ही भांप लिया था। पावरफुल एग्जांपल। तो इसके नोट के इंट्रोडक्शन में क्या लिखें? इंट्रोडक्शन में आईके को डिफाइन करो, उसे लोकल विजडम या ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज TEK भी कहते हैं। बताओ कि ये डेवलपमेंट डिस्कोर्स में अब इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बॉडी में ये पॉइंट आएगा? हाँ, पहला इट्स लोकली रूटेड, दूसरा इट्स होलिस्टिक, ये नेचर और कल्चर को अलग नहीं देखता, तीसरा इट्स डायनामिक, ये बदलता रहता है, और चौथा ये ऑफन ओरली ट्रांसमिटेड होता है। राइट। पहला क्रॉस क्वेश्चन, आईके को अनसाइंटिफिक कहकर डिसमिस करना क्यों गलत है? क्योंकि इसके पीछे सदियों का एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन और ट्रायल एंड एरर होता है। हो सकता है इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमें ना पता हो, पर ये काम करता है। सही है। आज इस नॉलेज के सामने क्या चैलेंजेस हैं? दो बड़े खतरे हैं। एक है इरोजन, क्योंकि नई जनरेशन इसे सीख नहीं रही, और दूसरा ज्यादा खतरनाक है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब बड़ी कंपनीज इस नॉलेज को चुरा लेती हैं, पेटेंट करवा लेती हैं और कम्युनिटी को कोई क्रेडिट या फायदा नहीं देती। जैसे हल्दी या नीम के पेटेंट्स का विवाद हुआ था। बिल्कुल भाई, हल्दी के हीलिंग प्रॉपर्टीज का ज्ञान हमारे यहाँ सदियों से है, लेकिन एक अमेरिकन कंपनी ने उसे पेटेंट करवाने की कोशिश की। तो इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। यहाँ तीसरा क्रॉस क्वेश्चन, आईके को डेवलपमेंट प्लानिंग में इंटीग्रेट करने का क्या फायदा है? इससे डेवलपमेंट लोकली रेलेवेंट और सस्टेनेबल बनता है। जैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए ट्रेडिशनल जोहार्ड्स मॉडर्न डैम से बेहतर साबित हो सकते हैं। राइट। चौथा सवाल, इस नोट में कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन मेंशन कर सकते हैं? हाँ, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD का जिक्र कर सकते हैं, जो इंडिजीनियस नॉलेज को रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करने की बात करता है। परफेक्ट। और आखिरी सवाल, कंक्लूजन में क्या मैसेज दे सकते हैं? कंक्लूड करो कि आईके सिर्फ अतीत का म्यूजियम पीस नहीं है, ये फ्यूचर के चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक जिंदा और जरूरी रिसोर्स है। ग्रेट। चलो प्रैक्टिस करते हैं। पॉज करके बोलो, Indigenous knowledge is the time-tested local wisdom of a community, crucial for sustainable development. Reassert? मिनी रिकैप, देसी ज्ञान एक अनमोल खजाना है जिसे बचाना और इस्तेमाल करना जरूरी है। बिल्कुल। और अब हमारा आखिरी टॉपिक, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, 12 AM 2012। Broad micro theme, a methodology for empowering local communities to analyze and plan their own development. ओके, PRA ये क्या है? PRA एक रिवोल्यूशनरी अप्रोच है जहां गांव के लोग खुद अपने एक्सपर्ट बनते हैं। बाहर से आए एक्सपर्ट सिर्फ फैसिलिटेटर होते हैं, स्टिक गांव वालों के हाथ में दे देते हैं। ये हैंडिंग ओवर द स्टिक किसका फ्रेज है? रॉबर्ट चैम्बर्स का। उन्होंने इसे माइंडसेट शिफ्ट कहा, टॉप डाउन से बॉटम अप की तरफ। एक सिंपल एग्जांपल, स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है, टीचर टॉपिक देकर चली जाए, वो टॉप डाउन है। अगर टीचर कहे तुम लोग ग्रुप में डिसाइड करो क्या प्रोजेक्ट बनाना है और कैसे, तो ये PRA जैसा है। बहुत आसान। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखें? PRA को रैपिड रूरल अप्रेजल RRA के एवोल्यूशन के रूप में इंट्रोड्यूस करो। रॉबर्ट चैम्बर्स का नाम और उनका कोट, हैंडिंग ओवर द स्टिक, जरूर यूज करो। ये एक पावरफुल ओपनिंग है। यहाँ पहला क्रॉस क्वेश्चन, PRA और RRA में मेन डिफरेंस क्या है? RRA में एक्सपर्ट्स जल्दी से डेटा कलेक्ट करते थे, रैपिड। PRA में फोकस डेटा कलेक्शन से ज्यादा कम्युनिटी एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेशन पर शिफ्ट हो गया, पार्टिसिपेटरी। गॉट इट। अब आते हैं बॉडी पर। इसकी कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला है रिवर्सल ऑफ लर्निंग, एक्सपर्ट सुनते हैं, लोकल लोग एनालाइज करते हैं। दूसरा है ट्रायंगुलेशन, यानी अलग अलग सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करना। और तीसरा है लोकल नॉलेज को वैल्यू देना। इसके टूल्स क्या हैं? कई टूल्स हैं, जैसे सोशल रिसोर्स मैपिंग, जहां गांव के लोग खुद अपने गांव का नक्शा बनाते हैं।
सीजनल कैलेंडर्स भी होते हैं ना? हाँ, लेबर, बीमारी या पानी की कमी जैसे सीजनल पैटर्न्स को चार्ट करने के लिए। फिर ट्रांसैक्ट वॉक्स होते हैं, रैंकिंग स्कोरिंग होती है। मेरा दूसरा क्रॉस क्वेश्चन, सोशल मैपिंग इतना पावरफुल टूल क्यों माना जाता है? क्योंकि ये गांव वालों को, उन्हें भी जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, अपने रिसोर्सेज और प्रॉब्लम्स को विजुअली देखने और डिस्कस करने का मौका देता है। राइट। अब इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं। इसके चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है टायरनी ऑफ पार्टिसिपेशन। कोक और कोठारी कहते हैं कि ये कई बार सिर्फ नाम की पार्टिसिपेशन होती है, असली पावर ट्रांसफर नहीं होता। और एलीट कैप्चर, नॉमनोपॉफ ने इसके बारे में चेतावनी दी थी। हाँ, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? ये मेरा तीसरा सवाल है। मतलब जब पीआरए मीटिंग हो रही हो तो गांव का सरपंच या बड़ा जमींदार ही सब कुछ बोलेगा और अपने फायदे के डिसीजंस करवा लेगा। महिलाओं या दलित्स की आवाज दब जाती है। राइट। अब चौथा सवाल, इस टॉपिक पर एक डायग्राम कैसे बनेगा? एक साइकिल बनाओ। स्टार्ट विद इनपुट्स, फैसिलिटेटर प्लस कम्युनिटी, देन शो टूल्स, मैप्स, कैलेंडर्स. दिस लीड्स टू प्रोसेस, एनालिसिस, प्रायोरिटाइजेशन. फाइनली, द गोल इज एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी. ब्रिलियंट। आखिरी क्रॉस क्वेश्चन, कंक्लूजन में चैलेंजेस के बावजूद पीआरए को पॉजिटिव लाइट में कैसे प्रेजेंट करें? Acknowledge the challenges, like elite capture, but then give successful examples like Odisha's cyclone preparedness to show that when done right, it is a very effective tool. तो कंक्लूड करें कि पीआरए डेवलपमेंट में बेनिफिशियरीज को पार्टनर्स बनाता है। हाँ, चैलेंजेस हैं, लेकिन कम्युनिटी ओन डेवलपमेंट के लिए ये एक बेहतरीन टूल है। Okay, time to rehearse. Pause करके बोलो. PRA is a bottom-up approach that uses tools like social mapping to empower local communities for their own development. Practice saying this. गो फॉर इट। Mini recap. In short, PRA डेवलपमेंट का कंट्रोल एक्सपर्ट से लेकर कम्युनिटी के हाथों में देता है। सही बात। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा ऑन द इंडियन विलेज। हमने एक लंबा और बहुत इंटरेस्टिंग सफर तय किया। चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम था द इंडियन सोशल सिस्टम थ्रू द लेंस ऑफ इट्स विलेजेस। हमने शुरू किया ट्रेडिशंस के ग्लोबल डांस से, जहां हॉर्नबिल फेस्टिवल जैसे लोकल हीरो ग्लोबल स्टेज पर आते हैं। फिर हमने समझा कि गांव एक सोशल सिस्टम है जहां कास्ट, किनशिप और इकोनॉमी सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हमने देखा कि गांव के सेटलमेंट पैटर्न्स वहां की ज्योग्राफी और हिस्ट्री की कहानी बताते हैं। विलेज स्टडीज ने हमें बुक व्यू से फील्ड व्यू तक लाया, हमें डोमिनेंट कास्ट जैसे रियल कॉन्सेप्ट्स दिए। हमने ग्लोबलाइजेशन के डबल एज्ड इंपैक्ट को देखा, एक तरफ कमर्शियलाइजेशन, दूसरी तरफ अग्रेरियन क्राइसिस। ग्रीन रेवोल्यूशन ने फूड सिक्योरिटी तो दी, पर रूरल पुअर के लिए इनइक्वालिटी भी बढ़ाई। हमने चैलेंज किया इस आइडिया को कि इंडियन फार्मर्स स्लो हैं, अमूल और ग्रीन रेवोल्यूशन इसके गवाह हैं। हमने देखा कि पिछले 20 सालों में ग्लोबलाइजेशन ने अग्रेरियन रिलेशंस में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जैसे बड़े बदलाव किए हैं। और आखिर में हमने इंडिजिनस नॉलेज की अनमोल विरासत और पीआरए की एम्पावरिंग शक्ति को समझा। एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। आज जब हर गांव इंटरनेट और मार्केट से जुड़ रहा है, तो क्या 50 साल बाद गांव और शहर का फर्क मिट जाएगा? या गांव अपनी आइडेंटिटी बचाए रखेगा, एक नए हाइब्रिड रूप में? सोचिए इसके बारे में। अगर इस सफर में मजा आया और कुछ नया सीखा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि आप अगला डीप डाइव किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली बार।